तो हेलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में हम BTS के एपिसोड 81 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए रुपये हुए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने वर्ल्ड लिंक्स की रियल बॉडी के बारे में पता लगा लिया था, जो देखकर वर्ल्ड लिंक्स की पूरी तरीके से फट गई थी और उसकी शक्ल गधे की गार जैसी हो गई थी। और वो कहता है कि पप्पा जी आप तो महान, और अभी के लिए वो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, क्योंकि अगर साउयन ने उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर दिया तो इसका डैमेज उससे उसकी ओरिजिनल बॉडी को बहुत ही ज्यादा होना था और वो इस डैमेज को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रिकवर कर पाएंगे। लेकिन साउयन ने वैसे भी उसकी एक्चुअल बॉडी की लोकेशन पता कर ही ली थी, और अगर अभी साउयन उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करने के बाद उसकी एक्चुअल बॉडी को मारने के लिए जाए तो साउयन के लिए यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो इस बुड्ढे की बिंदास पिछवाड़ा फाड़ सकता है, क्योंकि तब के वक्त वर्ल्ड लिंक्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होगा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डैमेज करवा कर और साउयन से मरवा कर। और जब साउयन वर्ल्ड लिंक्स के बदले हुए एक्सप्रेशन देखते हैं तो वो वर्ल्ड लिंक्स से बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर यिंग, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको धीरे से मारूंगा, ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक सीनियर एक्सपर्ट है, इसलिए जब आप मुझे बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा दे देंगे तो मैं किसी को भी आपको मारने नहीं दूंगा और आप पर अटैक करने नहीं दूंगा। और मैं साउयन इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप मुझे बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा दे देंगे तो आपके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई आपका पिछवाड़ा फाड़ेगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। और अब साउयन की ये बात को सुनकर वर्ल्ड लिंक्स एंड फॉस्लर सुकैन और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देख करके सोचता है कि अभी के लिए तो इन दोनों के सामने से मेरी ओरिजिनल बॉडी भी यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती, तो फिर मेरा ये स्पिरिचुअल अवतार यहाँ से कैसे भाग पाएगा। अब इसके साथ ही वर्ल्ड लिंक्स भी बड़े अच्छे तरीके से साउयन से कहता है कि अब ब्लैक कॉर्नर रीजन में मेरी जगह किसी और ने ले ली है और अब ये ब्लैक कॉर्नर रीजन सिर्फ जवान लोगों का ही बनकर रह गया है और अभी के लिए तुम लड़के ये बैटल जीत चुके हो और ये बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा तुम्हारा हुआ। और अब इसके साथ ही वर्ल्ड लिंक्स साउयन की तरफ बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा की वो जेड बॉक्स फेंक देता है और वो कहता है कि ये लो लड़के, जिसके साथ ही साउयन अपनी सक्षम फोर्स से वर्ल्ड लिंक्स से वो बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा की वो जेड बॉक्स रिसीव कर लेता है और साउयन अपनी सक्षम फोर्स से ही उस जेड बॉक्स को अच्छे से देखने लगता है। और साउयन को उस जेड बॉक्स की इस तरह से जांच पड़ताल करता देख वर्ल्ड लिंक्स साउयन से कहता है कि लड़के, वैसे भी अगर तुम्हें ये बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा मिल गया है तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम बुद्धिस्ट हार्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। जिस पर साउयन वर्ल्ड लिंक्स से बड़े अच्छे से कहता है कि मिस्टर, मेरा एम बुद्धिस्ट हार्ट नहीं है, बल्कि मेरा एम सिर्फ बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा ही था। अब साउयन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर की दिल आंसुओं में भीग जाता है और उसकी आंखों में आंसू भराई होती है, क्योंकि साउयन इस बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा को बुद्धिस्ट हार्ट के लिए नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वेफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हासिल किया था। और साउयन इस बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए इस वर्ल्ड लिंक्स से भी लड़ने को तैयार हो चुका था और उसको अपना दुश्मन बनाने के लिए भी तैयार था। अब इसके साथ ही वर्ल्ड लिंक्स मुंह बनाते हुए साउयन से कहता है कि चलो, जितने भी लोग इस बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा को मुझसे छीनने के लिए आए उनमें से तुम पहले हो जो मुझसे कोई भी चीज इतनी आसानी से ले पाया है। और फिर इसके साथ ही वर्ल्ड लिंक्स साउयन को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। और अब वर्ल्ड लिंक्स के जाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और फॉस्लर सुकैन साउयन के पास आ जाता है, जिन्हें देखकर साउयन हंसते हुए कहता है कि फाइनली हमने उस वर्ल्ड फेलो को इस बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा पर गिव अप करने पर मजबूर कर ही दिया। अब फॉस्लर सुकैन साउयन के मुंह पर स्माइल देकर मुंह बनाते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो बुड्ढा बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी है। जो सुनकर साउयन उस बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा को उस जेड के बॉक्स से बाहर निकाल कर उस जेड के बॉक्स में अपनी फॉरन हार्ट फिल्म से आग लगा देता है। और फिर साउयन उस बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा को भी अपनी फॉरन हार्ट फिल्म से कवर कर लेता है। और बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा के एक हिस्से पर फॉरन हार्ट फिल्म लगने की वजह से वहां से एक जोरदार चीखने की आवाज निकलता है और वहां से धुआं भी निकलता है, जैसे कि मानो वर्ल्ड लिंक्स ने अभी भी बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा में अपनी स्पिरिचुअल इंप्रिंट डाली हुई थी। और फिर हम देखते हैं वर्ल्ड लिंक्स की ओरिजिनल बॉडी को, जो कि एक केब में बैठा हुआ था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी उसकी बॉडी में वापस आई थी। तो साउयन को उस बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा के उस हिस्से को अपनी फॉरन हार्ट फिल्म से जलाने की वजह से वर्ल्ड लिंक्स को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह में से खून भी आने लग गया था। और फिर वो कहता है कि छोटे लड़के, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, जो तुमने मुझे इतनी तेजी से मारकर खून भी निकाल दिया। और इधर साउयन एक स्माइल के साथ बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा को एक नए जेड बॉक्स में रखकर वापस से अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर साउयन सभी से कहता है कि फाइनली हमारा जितना भी प्रॉब्लम था हमने यहाँ पर सभी को हल कर लिया, अब हम JNN एकेडमी में वापस जा पाएंगे। और अब वहाँ से सभी के लोग थोड़ी देर सफर करने के बाद साउयन, फॉस्लर सुकैन और लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया और साउगेट के लोग और JNN एकेडमी के लोग JNN एकेडमी के पिस्टन में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद फॉस्लर सुकैन साउयन से कहता है कि इस पिस्टन में पहुंचने के बाद हमारा कोई भी पीछा नहीं करेगा और ना ही कोई यहाँ पर आकर हमसे पंगा करने की कोशिश करेगा। और जो लोग अभी भी साउयन का पीछा कर रहे थे वो साउयन को और साउयन के ग्रुप्स को पिस्टन में एंटर होता देखकर गुस्से में दांत पीसने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने सारे रास्ते में साउगेट और JNN एकेडमी के लोगों का पीछा किया था ताकि वो इनको मारने के बाद साउयन से बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा छीन सके। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेते तो वो बुद्धिस्ट ओवरटी ट्रांसमिशन सलाइवा साउयन से नहीं छीन पाते। और वैसे भी अभी के लिए साउयन जैसा कि पिस्टन में एंटर हो गया है तो वहाँ पर ये लोग जा नहीं सकते थे और ना ही साउयन का कुछ बिगाड़ सकते थे। अब साउयन और साउयन का ग्रुप उस पिस्टन में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और वो किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। अब इसके साथ ही हम देखते हैं हैनफैंग को, जो कि जंगल में से सीधा हवा में आ जाता
है और वो साउयन को जता देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो साउयन से कहता है कि मेरे प्यारे जूनियर, तुम ये बात जान लो कि मैं तुम्हारा सीनियर में कभी भी इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी तुमने डिमेन फिल्म बेली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ये बच्चे खुचे दिन अच्छे से एंजॉय कर लो। और ये कहकर हैंड फैन जोर जोर से हंसने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब दूसरी तरफ साउयन, लिटिल फेई, डॉक्टर लिटिल वेल्जिया और फॉस्टर सूकियान और उसके सारे ग्रुप्स के लोग पीस टाउन के पूरे अंदर तक जा चुके थे और उन्हें आगे से रिसीव करने के लिए जेनेन एकेडमी के डिप्टी हेडमास्टर हुगैंग आए थे, जो कि एक दुहुआंग लेवल का एक्सपर्ट है। और अगर आप लोग भूल गए हो कि ये हुगैंग कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही मोटा हेडमास्टर है जो कि आउटर एकेडमी का हेडमास्टर था। और अब साउयन अपने उस डिप्टी हेडमास्टर से मिलता है और उसके साथ साथ डिप्टी हेडमास्टर के साथ खड़े पैनकेट ग्रुप के लोगों से भी साउयन अच्छे से मिलता है। और वो सभी के लोग साउयन का स्टेटस देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और अभी ये लोग लायन फोर्समैन जूनियर के लोग थे, जिनमें पैनकेट ग्रुप के लोग भी मौजूद थे। अब इसके साथ ही साउयन, फॉस्टर सूकियान, लिटिल फेई, डॉक्टर लिटिल वेल्जिया और उनके सारे ग्रुप्स के लोग साथ मिलकर इनर एकेडमी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और रास्ते में मैजिकल बीस्ट माउंटेन भी आता है, जिससे साउयन कभी जाते हुए डरा करता था, मगर अब साउयन को उन मैजिकल माउंटेन से कोई भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। और अब फॉस्टर सूकियान साउयन को तंग करते हुए कहता है कि साउयन, तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आज तक इनर एकेडमी में नए आने वाले स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट्स नहीं तोड़ पाया है। और साउयन, तुम पहले स्टूडेंट थे जो कि इनर एकेडमी में आते ही पूरी स्टूडेंट से फायर हंटिंग कंपटीशन में फायर एनर्जी छीन लिया था, मगर अभी न्यू स्टूडेंट्स बेचारे ऐसा करने की कोशिश तो करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते और वो उल्टा मार खा लेता है और अपनी फायर एनर्जी को भी गवा देता है, जो सुनकर साउयन हंसने लगता है। और इसके साथ ही हंसते खेलते साउयन फॉस्टर सूकियान के साथ इनर एकेडमी में पहुंच जाता है। और इनर एकेडमी में पहुंचने के बाद साउयन फॉस्टर सूकियान को कहता है कि मैं अभी के लिए सबसे पहले अपने पैनकेट ग्रुप के लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि रास्ते में आते हुए फॉस्टर सूकियान ने पैनकेट ग्रुप के बारे में साउयन को बहुत कुछ बताया था। और उन्होंने बताया था कि अभी पैनकेट ग्रुप जेनेन एकेडमी की बहुत बड़ी फाउंडेशन बन चुकी है और इवन के जेनेन एकेडमी के टॉप 50 रैंक्स के स्टूडेंट्स इस पैनकेट ग्रुप से ही है। और पैनकेट ग्रुप से बहुत सारे दुआंग क्लास के एक्सपर्ट भी निकले, जो कि जेनेन एकेडमी के एल्डर बन गए। इसलिए साउयन अपने पैनकेट ग्रुप को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे। और फिर साउयन फॉस्टर सूकियान से कहता है कि आप लोग अभी के लिए जाए, मैं जरा अपने पैनकेट ग्रुप को देखाओ। जो सुनकर फॉस्टर सूकियान साउयन से कहता है कि तुम रेंडमली किसी भी स्टूडेंट से अपने पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे। और अभी के लिए मैं एल्डर काउंसिल में हूँ, जब तुम फ्री हो तो तुम वहाँ पर आकर मुझसे मिल लेना। जो सुनकर साउयन हाँ में सर हिला देता है। अब फॉस्टर सूकियान वहाँ से चले जाते हैं और साउयन पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगता है। और सारे रास्ते में साउयन कुछ लोगों से भी पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है। और जब साउयन उन लोगों से पैनकेट ग्रुप के बारे में पूछता है तो वो लोग बहुत ही हैरानी से साउयन को देखने लगते हैं। और वो लोग कहते हैं कि ये न्यू स्टूडेंट आखिर है कौन, जिससे पैनकेट ग्रुप जैसी बड़ी सी फैक्शन के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं पता। अब इसी तरह से पूछते पचाते साउयन पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। और पैनकेट ग्रुप के लिए वहाँ पर जेनेन एकेडमी ने बहुत सारी सुविधा दे रखी थी। और उस पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर के दरमियान में साउयन का बहुत बड़ा स्टैचू भी बना हुआ था, जो कि अपने हाथ में हैवी रूलर स्वॉर्ड लिए खड़ा था। और जब साउयन अपनी पैनकेट फैक्शन में आता है तो वहाँ पर साउयन की नजर एक प्यारी सी लड़की पर पड़ती है, जिनका नाम सिनलैन था। और वो एक एल्केमिस्ट थी, जो कि वो अभी एक टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर रही थी। और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस लड़की को पिल रिफाइन करता हुआ देख रहे थे। और साउयन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि यार, इस लड़की का टैलेंट गुहे की स्टूडेंट लियू लिंग से कम नहीं, जो कि ये इस एज में टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पा रही है। और अब इसके साथ ही जब वो लड़की टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल रिफाइन कर लेती है तो साउयन उस मेडिसिनल पिल को देखकर कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ, जो कि तुम एक टायर लेवल 4 की एल्केमिस्ट होकर टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल नहीं बल्कि टट्टी बना दी। जो सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग साउयन को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग थे जो कि उस लड़की से बात कर सकते थे। और वो लड़की थोड़ी बहुत घमंडी भी थी। और इस लड़की के बारे में जेनेन एकेडमी में एक बात बहुत ही मशहूर थी कि ये उसी से शादी करेगी जो कि इसको एल्केमी में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिल बनाकर देगा। और अब वो लड़की सिनलैन साउयन को देखकर गुस्से में कहती है कि तुम्हें किस बात पर तरस आ रहा है मुझ पर, जिस पर साउयन उसको सीधा मुंह पर जवाब देकर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम थोड़ा टाइम और लगाती और अपनी फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल करती तो इस पिल की क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। जो सुनकर सिनलैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि साउयन एक तो उसके एज का ही लग रहा था और ऊपर से उस लड़की को लग रहा था कि साउयन एक न्यू स्टूडेंट है, तो ये बात उसे सहा नहीं जा रही थी और वो गुस्से में आ जाती है। मगर साउयन उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरा बात मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। जो सुनकर सिनलैन की और भी ज्यादा जल गई थी और वहाँ पैनकेट ग्रुप में शोर मच जाते हैं कि यह लड़का आखिर है कौन, और इसके चेस्ट पर तो पैनकेट ग्रुप का बैच भी नहीं है, क्या इसको रूल्स का नहीं पता क्या, जो ये बिना बताए मुंह उठाकर पैनकेट ग्रुप में आ गया है। मगर उन लोगों को कहाँ पता था कि साउयन ही इस पैनकेट ग्रुप का बाप है। और इधर सिनलैन बड़े गुस्से से साउयन से कहती है कि तुम आखिर कौन से फैक्शन से हो और तुम अपनी आइडेंटिटी हमें बताओ, और क्या तुम्हें रूल्स का नहीं पता क्या कि तुम पैनकेट ग्रुप में बगैर बैच के एंटर नहीं हो सकते। जो सुनकर साउयन सीधा कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, जिस पर सिनलैन गुस्से से साउयन से कहती है कि अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ध्यान से आना, और वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर ढूंढने किसे आए हो। जिस पर साउयन अपनी हाथ रगड़ते हुए सिनलैन से कहता है कि मैं यहाँ पर हुआ और जीवा से मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग हैरान थे और सिनलैन भी
भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि फुजिया और वुहाओ अब जियानन एकेडमी के एल्डर थे और वो बहुत कम ही इन लोगों के सामने आया करते थे। तो भला वो इस शाम से नए लड़के को मिलने के लिए बाहर कैसे आ जाएंगे। और अभी सिनलैन को यही लग रहा था कि साओयन एक मामूली सा स्टूडेंट है जो यहाँ पर मुंह उठाकर आ गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही मुंह उठाकर फुजिया और वुहाओ से मिलने के लिए आ जाया करते थे, जिन्हें वो मार भगाते थे। अब इसके साथ ही साओयन हंसते हुए वहाँ से उस क्राउड में से एक तरफ जाने लगता है, मगर तब भी साओयन के सामने एक लड़की आ जाती है जिनका नाम साओमी था, जो कि साओयन की कजन थी। और वो साओयन को देखकर रोने लगती है, जो देखकर साओयन उसके सर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से कहता है कि साओमी तुम इन 2 सालों में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। अब साओयन के हाथों इतना प्यार पाकर साओमी, जो कि साओयन को पहले इस रूप में कभी नहीं देखा था, तो वो और भी ज्यादा रोने लगती है। अब साओमी को रोता देखकर सिनलैन आगे आ जाती है और वो साओमी को, जो कि इस पैनकेक ग्रुप में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पर्सन बनी हुई थी, उसको रोता देखकर साओयन पर गुस्सा होने लगती है। मगर साओमी सिनलैन के हाथ पकड़कर वहाँ से पीछे कर देती है और वो कहती है कि कजन ब्रदर साओयन, आप इस डबल बैटरी को छोड़ो, उसकी नजर पहले से ही कमजोर है। और जब साओमी के मुंह से कजन ब्रदर का नाम सुनता है तो सिनलैन की नजर बिना चश्मे के भी तेज हो जाती है और वो कहती है कि क्या इसके कजन ब्रदर साओयन तुम हो, क्योंकि सिनलैन साओयन को नहीं पहचानती थी। मगर उसने साओमी के मुंह से साओयन के बारे में बहुत बार सुन रखी थी और उसे ये भी पता था कि साओयन साओमी का कजन है और वही इस पैनकेक ग्रुप का लीडर है, जिसने कि अपने दौर में जियानन एकेडमी में टायर लेवल 5 की मेडिसिनल पिल को बनाकर अपने अपोनेंट को हरा दिया था। और वैसे तो साओयन ने जियानन एकेडमी में बहुत सारे लोगों की पिछवाड़ा फाड़ रखी थी। और फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं साओयन को एक हॉल में कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उस हॉल में साओयन के सारे पुराने दोस्त भी थे, जो कि साओयन के साथ इनर एकेडमी में एंटर हुए थे। और उस हॉल में साओमी साओयन को एक चाय का कप देती है और इसके साथ ही साओयन अपने सामने खड़े सभी के लोगों से कहता है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा मेरे सामने पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी के लिए तुम सभी के लोग बैठ जाओ। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं एक पर्सन को, जो कि साओयन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, जिनका नाम आताई था, जो कि साओयन का एक बहुत ही पुराना दोस्त था और वो साओयन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था, क्योंकि वो आज साओयन के वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाया है और साओयन के वजह से ही वो इनर एकेडमी में फायर हंटिंग के थ्रू आ पाया था। और इधर वो एल्केमिस्ट लड़की सिनलैन भी अपनी लाइन पर आ जाती है और उसकी अकल घुटनों से दिमाग में आ जाती है और फिर वो कहती है कि क्या आप ही इस पैनकेक ग्रुप के रियल चीफ हो? नहीं बकलोल, वो उसका डुप्लीकेट है। अभी अभी तुम्हारी अकल घुटनों से दिमाग में आई है, लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल घुटनों जैसी ही है। अगर एक ही साओयन है तो यही होगा ना, ये पैनकेक ग्रुप का लीडर बावली कहीं की अकल घुटनों में लेकर घूमती है। चश्मे उतार, पहले वो डबल बैटरी वाली नहीं बल्कि 4 बैटरी वाली चश्मे लगा। और फिर देखो चिमखांडी कहीं के कितने सारे लोग इसको विजिट कर रहे हैं और फिर भी कह रही है आप रियल चीफ हो इस पैनकेक ग्रुप के। और फिर साओयन कहता है कि क्या मैं उसकी तरह नहीं दिख रहा, क्या मैं तुम्हें चीफ नहीं लगता? जो सुनकर सिनलैन हंसते हुए बड़ी अकलमंदी से जवाब देते हुए कहती है कि मैंने आपको सिर्फ स्टैचू में देखा था, मगर आप उन्हें स्टैचू से काफी ज्यादा हैंडसम लगते हो और प्यारे लगते हो। अरे यार ये तो लेटेस्ट न्यूज है, लगता है इस लड़की में भी थोड़ी बहुत दिमाग है। और फिर सिनलैन कहती है कि प्लीज आप मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने आपको स्टैचू में देखकर रियल में पहचाना क्यों नहीं। जो सुनकर साओयन के स्माइल कर देता है, क्योंकि वैसे भी हमारा साओयन ठरकी तो है ही। और अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फुजिया और वुहाओ दोनों ही आ जाता है और वो साओयन से बड़े अच्छे से मिलता है, जिन्हें देखकर साओयन दिल से बहुत ज्यादा खुश था और वो काफी ज्यादा मजाक वगैरह भी करते हैं। और फिर साओयन उन्हें कहता है कि तुम दोनों तो अब दुआंग क्लास के एक्सपर्ट भी बन चुके हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर फुजिया हंसते हुए कहती है कि साओयन मगर हम तुम्हारे बराबर के नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी ही दुआंग क्लास के बैरियर क्रॉस कर चुके हो। अब इसके साथ ही साओयन भी हंसते हुए उन दोनों से पैनकेक ग्रुप की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर हुआ साओयन को बताता है कि हमारे पैनकेक ग्रुप में से बहुत सारे स्टूडेंट दुआंग क्लास पर पहुंचने के बाद जियानन एकेडमी के एल्डर बन चुके हैं और अब हम पैनकेक ग्रुप में स्टूडेंट की भर्ती बहुत ज्यादा सख्त कर दी हुई है और पूरे साल में हम तकरीबन 100 से 200 बंदे ही रखते हैं और अभी हमारी टोटल स्टूडेंट 300 बंदे हैं। और वैसे भी हमारे पैनकेक ग्रुप में से हर साल 20 से 30 लोग पास आउट होने के बाद तुम्हारे उस साओगेट को ज्वाइन कर लेते हैं। जो सुनकर साओयन बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वुहाओ कहता है कि जब हमारे पैनकेक ग्रुप के लोग तुम्हारे साओगेट को ज्वाइन करते हैं तो हमारी जियानन एकेडमी में इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और बदले में साओगेट ब्लैक कॉर्नर रीजन में हमारी स्टूडेंट की काफी ज्यादा हेल्प और आए दिन उनको सपोर्ट भी करता रहता है। अब इसके साथ ही वुहाओ और फुजिया साओयन से पूछता है कि अब तुम जियानन एकेडमी में आ ही गए हो तो तुम यहाँ पर कितने देर के लिए रुकने वाले हो? जिस पर साओयन हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर के सारे प्रॉब्लम को हल करने के बाद यहाँ पर से चला जाऊंगा एक और हेवनली फिल्म को ढूंढने के लिए। और जब साओयन के मुंह से हेवनली फिल्म का नाम सुनती है तो सिनलैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इसके साथ ही वुहाओ हंसते हुए साओयन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बिजी बंदे हो, मगर अभी के लिए तुम हमारे पुराने दोस्तों से भी मिल लो, जो कि तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा उतावले हुए जा रहे हो और वो तुम्हें अपना आइडल भी मानते हैं। जो सुनकर साओयन उन सभी से बड़े अच्छे से मिलता है और उन सभी से बातें वगैरह भी करते हैं। और अब इसके साथ ही साओयन वुहाओ और फुजिया को अलविदा बोलकर वहाँ से हॉस्टलर सुकेन से मिलने के लिए एल्डर कंपाउंड की तरफ जाने लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं हॉस्टलर सुकेन को, जो कि अभी के लिए कोई पुरानी सी बुक पढ़ रहे थे। और फिर हम देखते हैं साओयन को, जो कि लोगों के रास्ते से गुजरते हुए हॉस्टलर सुकेन से मिलने के लिए पहुंच गया था और अभी के लिए साओयन के कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे। जो देखकर हॉस्टलर सुकेन साओयन का मजाक बनाकर कहता है कि साओयन क्या तुमने देख लिया अपने पैनकेक ग्रुप को और देखा उन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल किया? तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब तुम्हारा पैनकेक ग्रुप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिस पर साओयन भी हॉस्टलर सुकेन से कहता है कि हॉस्टलर आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करें। अब इसके साथ ही हॉस्टलर सुकेन साओयन से पूछता है कि
साउयन, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में तुम अपनी फॉरन हर फिल्म भरने के लिए आए हो। क्या पता तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद कोई और भी हो। जो सुनकर साउयन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वो सीरियस होकर फॉस्लर सुकैन से कहता है कि फॉस्लर, क्या हमारे जेनेन एकेडमी के हेड मास्टर अभी के लिए एकेडमी में है या फिर नहीं। जिस पर फॉस्लर सुकैन साउयन को बताता है कि अभी के लिए पता नहीं वो पूरा दाउकी कॉन्टिनेंट पे कहाँ पर रोनियाबाजी मतलब के वारागर्दी कर रहा होगा, क्योंकि वो 10 या 20 साल से अभी तक वापस नहीं आया। और वैसे भी अगर किसी ने भी मुझे उसके बारे में न्यूज नहीं दी तो मुझे लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। मगर इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन साउयन से पूछता है कि भला तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिस पर साउयन एक लंबा सांस लेकर अपनी चेस्ट पर से कपड़े हटाकर फॉस्लर सुकैन को अपनी ब्लैक डिमन स्पॉट दिखाता है। और जब फॉस्लर सुकैन साउयन के चेस्ट पर ब्लैक डिमन स्पॉट को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और उस ब्लैक डिमन स्पॉट की तरफ देखते हुए फॉस्लर सुकैन साउयन से कहता है कि क्या तुम्हें कोई पॉइजन दिया गया है। जिस पर साउयन हंसते हुए सीबीएन का सारा मैटर शुरू से लेकर अंत तक फॉस्लर सुकैन को बता देता है। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन साउयन से कहते हैं कि लाइट डाउन जो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी के लिए हमारे जेनेन एकेडमी में सिर्फ हमारे हेड मास्टर ही है जो कि एक लाइट डाउजन लेवल के एक्सपर्ट है, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर बात की जाए जेनेन एकेडमी में छुपे हुए उन ओल्ड डिमेंस की, मगर अभी के लिए वो 1000 क्लास पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अगर उनकी सारी स्ट्रेंथ को मिला लिया जाए तो तुम्हारी इस डिमेन स्पोर्ट को ठीक करने में कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ जेनेन एकेडमी के प्रोटेक्ट करने के ही जिम्मेदार है। और अभी के लिए मैं उन्हें यहाँ पर रिपेयर होने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता, और तो और वो मेरे ऑर्डर भी नहीं मानेंगे। जो सुनकर साउयन भी समझ जाते हैं कि फॉस्लर सुकैन सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों पहले हैनफैंग ने अपनी पूरी फोर्स के साथ जेनेन एकेडमी पर अटैक कर दिया था, तो तब के वक्त भी जेनेन एकेडमी के वो ओल्ड डिमेंस वहाँ पर रिपेयर नहीं हुए थे, क्योंकि वो लोग तभी रिपेयर होंगे जब जेनेन एकेडमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के करीब हो। अब इसके साथ ही साउयन फॉस्लर सुकैन से कहता है कि तो क्या हुआ अगर मुझे 1000 लेवल की एक्सपर्ट की हेल्प नहीं मिली तो मेरे पास एक और मेथड है इस डिमेन स्पोर्ट को ठीक करने के। जिस पर फॉस्लर सुकैन साउयन से पूछता है कि वो कौन से मेथड है। जिस पर साउयन कहता है कि मैं एक और हेवनली फिल्म को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अब ये सुनकर फॉस्लर सुकैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि एक और हेवनली फिल्म। और अभी फॉस्लर सुकैन हैरान इसलिए थे कि क्योंकि उसे भी पता था कि हेवनली फिल्म इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, और वैसे भी अगर सालों पहले जेनेन एकेडमी के हेडमास्टर नहीं होते तो वो लोग कभी भी फॉलन हार्ट फिल्म जैसे हेवनली फिल्म को इनर एकेडमी में कैद नहीं कर पाते। और जब साउयन फॉस्लर सुकैन को चुप देखता है तो वो फॉस्लर सुकैन से कहता है कि फॉस्लर सुकैन, आप तो जानते होंगे कि जो मैं अभी की मेथड प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सिर्फ हेवनली फिल्म को लेने से ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जबकि वक्त में एक और हेवनली फिल्म को ले लूंगा तो मेरा ये डिमन पॉइजन स्पॉट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन साउयन से कहता है कि हेवनली फिल्म, ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है कि हम इस चीज को इजीली ले लेंगे, मगर दाउकी कॉन्टिनेंट में हेवनली फिल्म बुद्धिस्ट और ट्रांसमिशन सिलेबस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस हेवनली फिल्म के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट भी मरने मराने पर तैयार हो जाते हैं। और अगर किसी को भी पता चल रहा है कि हेवनली फिल्म किसी जगह और मौजूद है तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट जमा हो जाएंगे। और अभी के लिए तुम भूल जाओ कि तुम कोई हेवनली फिल्म ले भी पाओगे, क्योंकि तुम्हें किसी हेवनली फिल्म को सर्च करने पर भी बहुत सारे एफर्ट लगाने होंगे। जो सुनकर साउयन एक लंबा सांस लेकर फॉस्लर सुकैन से बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि फॉस्लर, मुझे नहीं पता कि हेवनली फिल्म को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसको ढूंढ निकालूंगा। और मुझे इस बार जेनेन एकेडमी में आने का रीजन यही है कि मैं किसी एक न्यू हेवनली फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं। और वैसे ही फॉस्लर, आप तो दाउकी कॉन्टिनेंट के बारे में काफी कुछ जानते हो, तो आपको भी हेवनली फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होंगे। अब साउयन की ये बात को सुनकर फॉस्लर सुकैन हंसते हुए साउयन की तरफ देखकर बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि साउयन, तुम अपने मास्टर याओचेन से क्यों नहीं पूछ लेते, वो मुझसे भी ज्यादा इन चीजों के बारे में जानता है, और वैसे भी वो एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर भी है, और वो हेवनली फिल्म को बड़े अच्छे से समझते बुझते भी है। और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं जो कि मैं तुम्हें मशवरा दूं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी टीचर से ये बात पूछ लेनी चाहिए। और अब फॉस्लर सुकैन की ये बात को सुनकर साउयन काफी ज्यादा सैड हो जाता है, और वो आहिस्ता से फॉस्लर सुकैन को कहता है कि मेरे टीचर को हॉल ऑफ सोल वालों ने पकड़ कर ले रहे हैं, और मुझे एक और हेवनली फिल्म को पाने की रीजन ये है कि पहला तो मैं अपनी बॉडी में से इस डिमन पॉइजन स्पॉट को खत्म कर दूं, और दूसरा उस हेवनली फिल्म को पाने के बाद जो मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी उस स्ट्रेंथ के साथ मैं फिर हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करके अपने टीचर को वहां से बचाकर बाहर निकाल दूं। और जब फॉस्लर सुकैन साउयन के मुंह से ये सुनता है कि उसके टीचर याओलाओ हॉल ऑफ सोल के हत्थे लग गए हैं, तो वो चिल्लाकर कहते हैं कि क्या सच में याओलाओ को हॉल ऑफ सोल वाले पकड़ कर ले गए हैं। जिस पर साउयन अपनी दांत पीसते हुए हाँ में सर हिला देता है। और इधर फॉस्लर सुकैन गुस्से में साउयन को बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये हॉल ऑफ सोल वाले कुत्ते क्यों इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को इकट्ठे किए जा रहे हैं। और वैसे भी काफी सालों पहले हमारे जेनेन एकेडमी के हेडमास्टर की लड़ाई इन हॉल ऑफ सोल वालों के साथ हुई थी, और उस टाइम हमारे हेडमास्टर का टकराव हॉल ऑफ सोल के जून नेलर से हुआ था, जो कि 2000 लेवल का एक्सपर्ट था। और तब के वक्त हमारे हेडमास्टर ने जून नेलर की एक भी नहीं चलने दी थी, उसे मार मार कर धजिया उड़ा दिया था। अब जून नेलर का सुनकर साउयन फॉस्लर सुकैन से पूछता है कि ये जून नेलर होता क्या है, लेकिन साउयन ये समझ गया था कि ये जून नेलर एक 2000 लेवल का एक्सपर्ट होता है, जो कि हॉल ऑफ सोल में इस लेवल को जून नेलर से दर्शाता है। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन साउयन को बताता है कि अब तुम भी उस फैक्शन के एनिमी बन गए हो, और अभी के लिए तुम ऐसे ही जाकर अपने टीचर याओलाओ को ना ढूंढना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हॉल ऑफ सोल वालों को खुद को रिलेवर कर दोगे और वो तुम्हें किल कर देंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम पहले स्ट्रॉन्ग बन जाओ और फिर तुम जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन की धज्जियां उड़ा देना। अब साउयन ये सब सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि वो जानता था कि हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ने ही उसकी हालत खराब कर दी थी। और बात की जाए जून नेलर
लड़की तो अभी के लिए साउयन उन जूनियर को देखकर तो दुम दबाकर भाग जाएगा, क्योंकि वो दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं जो कि साउयन उसको हरा दे, बल्कि वो तो दाओजोन लेवल का एक्सपर्ट है। अभी के लिए साउयन उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकियान साउयन को बताता है कि वैसे भी यालो के बहुत सारे फ्रेंड थे जिनको कि थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, और उनके साथ मेरे भी थोड़े बहुत रिलेशनशिप है, मगर अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि साउयन वो सिर्फ तुम्हारे लिए हॉल ऑफ सोल को अपोज कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें साउयन अपने मास्टर यालो के उस फ्रेंड को ढूंढना होगा, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और अब फर्स्ट लॉर्ड सुकियान की ये बात को सुनकर साउयन हैरान होकर कहता है कि कौन, जिस पर फर्स्ट लॉर्ड सुकियान साउयन को बताता है कि फैन जुनजी। और अभी के लिए फर्स्ट लॉर्ड सुकियान जब ये लफ्ज बोलता है तो उसके टोन में काफी ज्यादा फैन जुनजी के लिए रिस्पेक्ट शो हो रही थी। अब इसके साथ ही साउयन कहता है कि फैन जुनजी, और वो सोचता है कि इसके बारे में तो अपने मास्टर यालो से भी सुना था और अपने फर्स्ट लॉर्ड सुकियान के मुंह से सुन रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन मेरे टीचर के साथ काफी ज्यादा डीप रिलेशन में था, यानी कि ये मेरे मास्टर का कोई न कोई जानने वाला या करीबी है। जिसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकियान साउयन की सोच को समझते हुए कहते हैं कि तुम सही सोच रहे हो, फैन जुनजी वो तुम्हारे टीचर का बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त था, और तब के वक्त तुम्हारे टीचर यालो अचानक ही दाओ की कॉन्टिनेंट से डिसिपेयर हो गए, और तब के वक्त हैन फैंग ने यह अफवाह फैला दी कि तुम्हारे टीचर यालो एक पील को रिफाइन करते हुए मारे गए। लेकिन फैन जुनजी को हैन फैंग की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं आया, और वो हैन फैंग पर शक करने लगा, और उन चंद सालों में उसने पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा तुम्हारे टीचर को ढूंढते ढूंढते। और दूसरी तरफ हैन फैंग को डर था कि अगर फैन जुनजी को पता चल गया कि उसने ही अपने टीचर को किल किया है तो वो सिर्फ हाथ के एक इशारे से ही हैन फैंग को किल कर देगा। इसलिए हैन फैंग इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में आकर यहाँ पर छुप गया था। और वैसे भी तुम्हारे टीचर का वो दोस्त फैन जुनजी जब वो पूरे दाओ की कॉन्टिनेंट में तुम्हारे टीचर को ढूंढ रहा था तो उस टाइम उसने हॉल ऑफ सोलो ग्रैंडसन के साथ काफी बार फाइट भी की थी, और मुझे नहीं पता कि वो क्या रीजन थी जो उसने हॉल ऑफ सोलो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतनी बार फाइट की थी। मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे टीचर के लिए ही इतनी बार हॉल ऑफ सोलो ऑर्गेनाइजेशन से फाइट किया था। और अभी के लिए मुझे यकीन है कि साउयन अगर तुमने फैन जुनजी को ढूंढ लिया तो मुझे पता है कि वो बंदा तुम्हें अपनी डिसेबल की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे मास्टर यालो को अपनी भाइयों की तरह मानता था। और मैंने आज तक दाओ की कॉन्टिनेंट में सगे भाइयों में भी इतना प्यार नहीं देखा जो प्यार मैंने तुम्हारे मास्टर यालो और फैन जुनजी के बीच देखा। और मुझे यकीन है कि अगर तुम फैन जुनजी को ढूंढ लोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, और वो बंदा ऐसा है कि जिस पर तुम अपनी मास्टर की तरह कम्प्लीटली ट्रस्ट भी कर सकते हो। और अब फर्स्ट लॉर्ड सुकियान की ये बात को सुनकर साउयन हाँ में सर हिला देता है, और वो एक स्माइल के साथ कहता है कि दाओ की कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है, और वैसे भी किसी भी इलाइट दोजोन लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर फर्स्ट लॉर्ड सुकियान अपने हाथ खोलकर साउयन को कहता है कि ये तुम्हारे लक पर डिपेंड पड़ेगा, क्योंकि फैन जुनजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको हमारे जेनन एकेडमी के हेड मास्टर भी काफी ज्यादा प्रेज किया करते थे और उनकी तारीफ किया करते थे। और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा कि अगर तुम खुद जाकर फैन जुनजी को ढूंढो, वरना अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमने हर जगह फैला दी कि तुम फैन जुनजी के दोस्त याओलाओ के डिसाइपल हो, तो इससे पहले कि फैन जुनजी तुम्हें ढूंढ कर बचा पाए वहाँ पर तुम्हारे लिए याओलाओ के जो एनिमी है वहाँ पर पहुंचकर तुम्हें किल कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे लिए ये बेस्ट होगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना बताना, और चुप करके अभी के लिए तुम फैन जुनजी को ढूंढो। और वैसे भी मेरे पास कोई ऐसा मेथड नहीं जो मैं तुम्हें फैन जुनजी को ढूंढने का रास्ता बता सकूं। जो सुनकर साउयन हाँ में सर हिला देता है, और वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने मास्टर याओलाओ के दोस्त फैन जुनजी को ढूंढने की। और फिर इसके साथ ही साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुकियान से कहता है कि अभी के लिए आप मुझे हेवनली फिल्म से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना चाहता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट लॉर्ड आपकी एक्सपीरियंस मेरे से काफी ज्यादा है, और आप दाओ की कॉन्टिनेंट के सभी के इश्यूज के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं, तो इसीलिए प्लीज आपको हेवनली फिल्म से रिलेटेड कोई भी क्लू है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज आप मुझे बता दें, और मुझे ये भी बता दें कि उस हेवनली फिल्म को पाना मेरे लिए कितने परसेंटेज चांस है। और अभी के लिए साउयन के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फिल्म के मैप फ्रेगमेंट भी थे, मगर अभी के लिए साउयन ने फर्स्ट लॉर्ड सुकियान से इस मैप फ्रेगमेंट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था किया। दरअसल बात यह नहीं थी कि साउयन को फर्स्ट लॉर्ड सुकियान पर यकीन नहीं था, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने साउयन को सख्ती से मना किया हुआ था कि इस मैप फ्रेगमेंट के बारे में और प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फिल्म के बारे में किसी से ही बात ना करे, चाहे वो जो कोई भी हो। और इनमें से एक मैप फ्रेगमेंट डेजर्ट में आइस एम्परर से मिला था। उसके बाद मास्टर ने साउयन को सख्ती से मना किया था ये मैटर किसी को भी बताने से, और तब से लेकर अब तक साउयन ने वो मैटर अपने दिल में दबा कर रखा है, और ना ही अभी साउयन प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फिल्म के बारे में फर्स्ट लॉर्ड सुकियान को कुछ बताया। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकियान ने कुर्सी से टेक लगाकर अच्छे से बैठ जाता है, और वो कुछ देर सोचने के बाद साउयन से कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मैं दूसरी हेवनली फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब इसके साथ ही साउयन जब फर्स्ट लॉर्ड सुकियान के मुंह से ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर फर्स्ट लॉर्ड सुकियान साउयन को बताता है कि क्या तुमने कभी बर्निंग फ्लेम बेली का नाम सुना है। और अब साउयन बर्निंग फ्लेम बेली का नाम सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि साउयन ने बर्निंग फ्लेम बेली का नाम अपने मास्टर याओलाओ के मुंह से सुना था, और जो साउयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक जो यूज करता है वो उस बर्निंग फ्लेम बेली की ही थी। और साउयन को याद आता है कि उसके मास्टर याओलाओ ने साउयन को एक बार ये भी बताया था कि ये जो दाओ की कॉन्टिनेंट में बर्निंग फ्लेम बेली नाम का जो फैक्शन है उसके पास एक हेवनली फ्लेम भी है। और इधर फर्स्ट लॉर्ड सुकियान साउयन को बताते हैं कि इस बर्निंग फ्लेम बेली के पास एंशिएंट टाइम से एक हेवनली फ्लेम है, और उस हेवनली फ्लेम का नाम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है, और इसका रैंक हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 12वीं नंबर पर है। और अगर बात की जाए उसकी स्ट्रेंथ की तो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम फॉलन हार्ट फ्लेम से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर साउयन ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मास्टर
याओलाओ ने साउयन को बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा था और ये भी बता रखा था कि वहाँ पर एक हेवनली फ्लेम है। और साउयन को ये बात भी अच्छे से पता था कि बर्निंग फ्लेम वैली कोई खिलौने की चीज नहीं है, वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिक्शन है। और तो और साउयन को बर्निंग फ्लेम वैली से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब इस पर फॉसलर सुकैन हंस देते हैं और वो साउयन से कहते हैं कि हेवनली फ्लेम के रिलेटेड मेरे पास बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर तुम्हारे पास साउयन जरा सी भी ताकत है या थोड़ा सा भी नॉलेज है तो तुम फिर जाकर इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को टारगेट देना। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं और अगर तुमने एक बार उससे दुश्मनी मोल ली तो फिर उनको संभाल पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ना ही वो अपनी दुश्मनी खत्म करने पर आएंगे। और अब साउयन फॉसलर सुकैन की ये सारी बातें सुनकर हमें सर हिला देता है और वो सोचता है कि ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम वैली की ब्लड लाइन है और अगर कल को मैंने उस हेवनली फ्लेम को उनके हाथों से छीन लिया तो बर्निंग फ्लेम वैली के लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और वैसे भी मुझे अपने मास्टर याओलाओ और फादर को रेस्क्यू करने के लिए इस तरह की अनएथिकल हरकत करनी ही होगी। अब इसके साथ ही साउयन एक लंबा सांस लेता है और वो कुछ बोल नहीं वाला था, लेकिन इससे पहले दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है और वो कह रही थी कि माना कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन सालों से उस हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के बाद उस पर एक स्पेशल ब्लड स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डाला गया है और जब तक कोई भी बर्निंग फ्लेम वैली का की मेथड प्रैक्टिस नहीं कर लेता तो इसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल कर सकेगा। और इधर फॉसलर सुकैन और साउयन ये बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके साथ ही साउयन पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ अपने हाथ को करके अपनी सक्षम फोर्स का यूज करता है, जिससे वो दरवाजा टूट जाता है और उस दरवाजे के बाहर खड़ी एक लड़की वो उड़ती हुई साउयन के हाथों में आ जाती है। और अभी के लिए उस लड़की की गर्दन साउयन के हाथों में था और साउयन उस लड़की को गर्दन से उठाकर उसको बोर्ड से देखता है तो वो साउयन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये तुम हो, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पैनगेट ग्रुप की वही एल्केमिस्ट लड़की सिनलैन थी जो कि थोड़ी देर पहले टायर लेवल 40 मेडिसिन भी बना रही थी, जिसकी साउयन के साथ थोड़ी देर पहले बहस भी हुई थी। और अब इसके साथ ही साउयन उस लड़की से थोड़ा गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हम पर नजर भी क्यों रख रही हो। और इधर दूसरी तरफ फॉसलर सुकैन भी उस लड़की सिनलैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम छोटी लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये क्या हरकत थी, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, तुम्हें नहीं पता ये जगह इनर एकेडमी के बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेस है और तुम यहाँ पर दंदनाते हुए नहीं आ सकती। और इसी तरह फॉसलर सुकैन उस लड़की सिनलैन को काफी ज्यादा डांटते हैं। अब इसके साथ ही वो लड़की सिनलैन फॉसलर सुकैन की ये डांट सुनने के बाद वो फॉसलर सुकैन से कहती है कि ग्रैंडपा सु, यहाँ मेरा आने का कोई गलत मकसद नहीं था। और जब साउयन फॉसलर सुकैन को इस लड़की के मुंह से इस तरह से बुलाए जाने पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फॉसलर सुकैन से कहता है कि हॉस्टलर ये लड़की आपकी क्या लगती है, जिस पर फॉसलर सुकैन साउयन को बताता है कि ये लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये मेरे एक फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और ये मुझे भी ग्रैंडपा कहती है और ये लड़की हमारी जेएनएन एकेडमी पिछले साल आई थी और इसके ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि मैं इसको ट्रेन करूँ और इसको ग्रो करूँ। अब इस पर साउयन उस लड़की की गर्दन छोड़कर उसे कहता है कि तुम इतनी देर से हम दोनों पर नजर रख रही थी और हमारी बात सुन रही थी, तो जरूर तुमने कुछ मेडिसिनल पी खाई होगी जिससे कि तुम्हारी ओरा हमसे छुप गया था। अब साउयन की ये बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो साउयन की इतनी ज्यादा शार्पाई को देखकर वो साउयन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी। और फिर इसके साथ ही वो लड़की साउयन से कहती है कि मैं आप दोनों पर नजर किसी मकसद से ही रखी थी और हाँ ब्रदर साहब, आपका प्लान है कि आप 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे बल्कि आप उस पावरफुल फिक्शन को दुश्मन जरूर बना लोगे। अब ये सुनकर साउयन बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी के लिए साउयन को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से किसी हेवनली फ्लेम से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो भला साउयन किसी के डराने से वो क्यों डर जाएगा और वो हेवनली फ्लेम को पाने से क्यों पीछे हट जाएगा। अब इसके साथ ही सिनलैन साउयन को फिर से कहती है कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम वैली में 100 साल से भी ज्यादा से नई जनरेशन को पास की जाती है और बर्निंग फ्लेम वैली के पास्ट के बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट ने अपना ब्लड स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के एसेंस पर छोड़ रखा है। और जब तक साउयन तुम बर्निंग फ्लेम वैली के स्पेशल की मेथड को प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, जिसका नाम है ग्रीन परफॉर्म सरिन फ्लेम स्किल, और जब तक तुम इस की मेथड को प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक तुम इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल नहीं कर पाओगे। अब ये सब सुनकर साउयन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो फॉसलर सुकैन से कहता है कि फॉसलर क्या ये बात सही है, क्योंकि साउयन अभी दुखी इसलिए था कि क्योंकि अभी के लिए साउयन अपने मास्टर याओलाओ का दिया हुआ की मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था और वो इसके अलावा कोई दूसरा की मेथड को प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। अब इसके साथ ही फॉसलर सुकैन साउयन को कहता है कि अगर ये लड़की सिनलैन कह रही है तो ये जरूरी ठीक होगा, क्योंकि मुझे बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता और वैसे भी उनकी सारी मेथड बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होती है। अब साउयन फॉसलर सुकैन के मुंह से भी ये बात सुनता है तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि क्या मुझे इतनी मुश्किलों से जो हेवनली फ्लेम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला था वो एंड पर ऐसे ही यूजलेस दानी थी क्या। अब इसके साथ ही फॉसलर सुकैन साउयन को बताता है कि ये लड़की सिनलैन दाकी कॉन्टिनेंट के सेंट्रल प्लेन से आई है और बर्निंग फ्लेम वैली भी वहीं पर मौजूद है, इसलिए इस लड़की सिनलैन को बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है और मुझे पता है कि ये लड़की अभी के लिए झूठ नहीं बोल रही। अब फॉसलर सुकैन साउयन को सिनलैन का सारा बैकग्राउंड बता देता है। अब ये सुनकर साउयन हैरान होकर कहता है कि क्या सच में ये लड़की सेंट्रल प्लेन से आई है, क्योंकि साउयन जानता था कि सेंट्रल प्लेन वो जगह है जो कि दाकी कॉन्टिनेंट के मिड में है, जहाँ पर बहुत ज्यादा टॉप रैंक के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको न साउयन ने कभी देखा और न उनके बारे में कभी सुना। अब इसके साथ ही फॉसलर सुकैन साउयन को बताते हैं कि ये
वही सेंट्रल प्लेन है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीक के एक्सपोर्ट हुआ करते हैं। और वहाँ से तुम्हें साउयन कल को तुम्हारे उस लिटिल फ्रेंड एक्सलर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल जाएगा। अब फॉस्लर सुकैन की ये बात को सुनकर साउयन को एक्सलर की याद आ जाती है और वो उसके यादों में खो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद साउयन अपने आप को संभाल कर सिनलैन की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें मुझे अभी ये सभी चीजों के बारे में बताना होगा। और अभी के लिए साउयन सिनलैन को थोड़ा गुस्से में भी भूल रहा था क्योंकि साउयन जानता था कि ये लड़की बेवकूफ नहीं और इसे पता है किसी पर भी नजर रखना दाउकी कॉन्टिनेंट में एक डेवो समझा जाता है। और जबकि ये लड़की उन पर नजर रख रही थी तो इस लड़की का भी कोई न कोई मकसद जरूर होगा। अब सिनलैन साउयन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देख करके सिनलैन थोड़ा डर जाती है और फिर वो साउयन से कहती है कि क्या तुम सच में किसी हेवनली फिल्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि नहीं, जिस पर साउयन हाँ में सर हिला देता है। और इसके साथ ही वो लड़की कहती है कि तो फिर तुम्हें इस नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फिल्म को भूलना होगा जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के पास है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के पास ये फिल्म कई सालों से है और उन्होंने उस फिल्म को इस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि अगर तुम्हें वो हेवनली फिल्म मिल भी गई साउयन तो तब भी तुम उस हेवनली फिल्म को यूज नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर साउयन सिनलैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मेथड है इस प्रॉब्लम को हल करने का, जिस पर सिनलैन कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी इस प्रॉब्लम का हल नहीं है, मगर मेरे पास एक दूसरी हेवनली फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि इस नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फिल्म से भी हायर रैंक की हेवनली फिल्म है और उस हेवनली फिल्म को लेने की चांसेस इस नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फिल्म को लेने से ज्यादा है। अब ये सुनकर साउयन जो कि कुर्सी पर बड़े आराम से बैठा हुआ था वो सीधा होकर बैठ जाता है और अभी के लिए साउयन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो गया था और वो सिनलैन से पूछता है कि ये कौन हेवनली फिल्म है। और जब सिनलैन साउयन की ये एक्शन को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर इसके साथ ही साउयन सिनलैन से कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा अगर मेरे पास वो एबिलिटी हुई तो, मगर तुम जल्दी से मुझे उस हेवनली फिल्म की इन्फॉर्मेशन दे दो। जो सुनकर सिनलैन साउयन को कहती है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मगर इससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या तुम टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट हो। जिस पर साउयन अपना सर हाँ में हिला देते हैं। अब साउयन को अपना सर हाँ में हिलाते हुए देख करके सिनलैन की आंखों में एक उम्मीद की किरण आ जाती है और फिर इसके साथ ही वो साउयन से कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी हेवनली फिल्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जो सुनकर साउयन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर सिनलैन कहती है कि तुम्हें मेरी क्लैन की हेल्प करनी होगी पील टावर में फिर से एल्डर सीट को हासिल करने के लिए। अब साउयन पील टावर का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी जानता है कि पील टावर दाउकी कॉन्टिनेंट में आखिर क्या वाला है, क्योंकि वहाँ पर दाउकी कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट पाए जाते हैं और तो और उस पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड टेस्ट को देना पड़ता है। अब इसके साथ ही फर्स्ट सुकैन सिनलैन की ये बात को सुनकर सिनलैन से कहता है कि सिनलैन तुम बेवकूफ ना बनो, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है, मगर तुम्हारे क्लैन को पील टावर में फिर से एल्डर सीट को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो और साउयन टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट तो है, लेकिन अभी के लिए साउयन का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है और इसके लिए इम्पॉसिबल है तुम्हारे क्लैन को फिर से पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करवाने के लिए। क्या तुम्हें खुद नहीं पता पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के लिए कितने ज्यादा पावर मिलने पड़ते हैं। इवन के टायर लेवल 7 के एल्केमिस्ट को भी पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अब फर्स्ट सुकैन की ये बातें सुनकर सिनलैन वहाँ पर बाज नहीं आती और वो डायरेक्ट ही फर्स्ट सुकैन से कहती है कि माना कि अभी के लिए साउयन पील टावर में मेरे क्लैन के लिए एल्डर सीट को वापस से हासिल नहीं कर पाएगा, मगर देखो तो इस लड़के की टैलेंट इतनी सी एज में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन गया है और इवन की ये टैलेंट पील टावर में भी देखने को नहीं मिलता। और फिर इसके साथ ही वो डायरेक्ट साउयन से कहती है कि साउयन मैं तुम्हें हेवनली फिल्म के बारे में तभी बताऊंगी जब तुम मेरी हेल्प करने के लिए और मेरी क्लैन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाओगे। अब सिनलैन की ये बात को सुनकर साउयन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि ये पील टावर हॉल ऑफ सोल से कम पावरफुल तो नहीं, मगर अभी के लिए साउयन को अपनी मेडिसिनल पील रिफाइनमेंट करने की स्किल पर पूरा यकीन था। लेकिन साउयन को यह भी अच्छे से पता था कि पील टावर में दुनिया की हर तरफ से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट आते हैं जो कि साउयन को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। और साउयन ये भी अच्छे से जानता था कि पील टावर हॉल ऑफ सोल की तरह ही ऐसी जगह है जहाँ पर बंदा चला तो जाता है लेकिन वहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब सिनलैन साउयन को बहुत देर से साइलेंट देखती है तो फिर वो गुस्से में खुद को कोसते हुए वहाँ से मुड़कर लाने लगती है। और जब सिनलैन जाने के लिए मुड़ी ही थी मगर तब भी साउयन जो कि थोड़ी देर के लिए चुप था वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्लैन को पील टावर में एल्डर सीट को फिर से हासिल करवाना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा और ना ही मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा क्लैन फिर से पील टावर में एल्डर सीट को हासिल कर लेगा, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जब तुम मुझे हेवनली फिल्म से रिलेटेड कोई अच्छा सा क्लू दे दोगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे क्लैन के लिए पील टावर में फिर से एल्डर सीट को हासिल करने के लिए। अब साउयन की ये बात को सुनकर सिनलैन की बॉडी पूरी तरीके से कांप जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है क्योंकि अभी के लिए उसे यकीन थी कि उसके क्लैन को एक बार फिर से पील टावर में एल्डर सीट मिल जाएगी। अब साउयन सिनलैन को इतना खुश देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मुझे हेवनली फिल्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की और अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हेवनली फिल्म के रिलेटेड मेरे लिए फायदेमंद हुई तो मैं फिर तुम्हें ये रिवार्ड देने के लिए तैयार हूँ। अब साउयन की मुंह से ये बात को सुनकर सिनलैन एक लंबा सांस लेकर साउयन को बताती है कि जो भी मैं तुम्हें हेवनली फिल्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो भी इसी पील टावर से रिलेटेड है और वैसे भी मेरा क्लैन पील टावर के एल्डर सीट पर काफी सालों से रहा है तो इसीलिए मुझे वहाँ के हेवनली फिल्म के रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। और अब साउयन फिर से पील टावर का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अगर ये वाली हेवनली फिल्म पील टावर के हाथों में है तो मेरे लिए उस हेवनली फिल्म को हासिल करना
करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पील टावर कोई जेनन एकेडमी नहीं है जहाँ पर सालन अपनी मन मर्जी चलाकर हेवनली फ्लेम को अपने हाथों में ले लेगा, बल्कि पील टावर वो पील टावर है जो कि अपनी हेवनली फ्लेम को किसी के भी हाथों में नहीं लगने देगा। और साजन सोचता है कि अभी के लिए मुझे बर्निंग फ्लेम बेली की भी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का नहीं पता, और ये लड़की चाहती है मैं पील टावर से इस हेवनली फ्लेम के लिए पंगा कर बैठूं। और अगर मामला ये है तो मुझे फिर बर्निंग फ्लेम बेली पर ही अपनी आंखें गाड़नी होगी, और अभी के लिए मुझे उस पील टावर और उसकी हेवनली फ्लेम के बारे में भूलना होगा। अब सिनलैन साजन की एक्सप्रेशन देकर उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम बेली के ऑन द ऑब्जेक्ट है और ये उनकी है, और ये 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम किसी को भी आसानी से नहीं देंगे। लेकिन अगर बात की जाए पील टावर की तो जो हेवनली फ्लेम उनके पास है उस हेवनली फ्लेम को पाने के लिए साजन तुम में एबिलिटी होना चाहिए, और जब तुम में एबिलिटी हो तो तुम उस हेवनली फ्लेम को हासिल कर सकते हो। इसमें पील टावर तुम्हें उस हेवनली फ्लेम को लेने से कोई भी दखलअंदाजी नहीं करेगा। अब साजन ये बात को सुनकर थोड़ा रिलैक्स होता है और वो सिनलैन से कहता है कि तुम्हें हमें इसके बारे में और ज्यादा बताना चाहिए, और जैसा कि तुम्हें इतना कुछ पता ही है तो तुम्हें उस हेवनली फ्लेम का नाम भी तो पता ही होगा। अब इसके साथ ही सिनलैन साजन से कहती है कि बिग ब्रदर साजन आप परेशान ना हो, जो हेवनली फ्लेम पील टावर में है वो हेवनली फ्लेम तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी। अब इसके साथ ही सिनलैन हंसते हुए साजन से कहती है कि साजन क्या तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम का नाम सुना है? और 3000 बर्निंग फ्लेम का नाम सुनकर साजन हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि साजन एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट था और उसे हेवनली फ्लेम रैंकिंग के बारे में अच्छे से पता था, और साजन को पूरे हेवनली फ्लेम के नाम भी अच्छे से पता थे। अब इसके साथ ही साजन सोचता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम को 3000 स्टार बर्निंग फ्लेम भी कहा जाता है, और ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 9th नंबर पर आती है। और अगर बात की जाए तो ये हेवनली फ्लेम मेरे मास्टर येलो की बोनसिलिंग फ्लेम से 2 रैंक हायर है, और इस तरह की हेवनली फ्लेम को फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम जमीन पर नहीं बनती बल्कि ये दूर सितारों में बनती है। और एंशिएंट बुक्स में लिखा गया था कि इस तरह की सिल्वर फ्लेम स्पेस में से जमीन पर गिरती है तो उस ग्राउंड में 1000 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख में बदल जाता है, और फिर चंद दिनों तक वहाँ पर ना तो तारे चमकते और ना ही चांद निकलते हैं और ना ही सूरज। और जैसा कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम स्पेस में सितारों में पाई जाती है तो इस हेवनली फ्लेम को हासिल करना किसी भी आम बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी ये हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये किसी के भी हाथे इतनी आसानी से नहीं आती, और किसी भी बंदे के लिए इसको पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दाउकी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट थे जो कि उस बंदे से लड़े थे जिसके पास कभी 3000 बर्निंग फ्लेम थी, और वो लोग उस बंदे को अनडेड बॉडी कहते थे, क्योंकि वो बंदा इतनी आसानी से मरता ही नहीं जिसके पास ये 3000 बर्निंग फ्लेम हो। और जिस तरह से मैजिकल बीस्ट रेस में से डीमन कॉकरोच बीस्ट होते हैं जो कि इंजर्ड होने के बावजूद भी खुद को बचा लेते हैं मरने से, वैसे ही वो बंदा होता है जिसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम आ जाए तो उसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम किसी को भी मिनटों में हील कर देती है। और चाहे वो अटैक कितने भी खतरनाक क्यों ना हो और इंजरी भी कितने भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, वो बंदा जिसके पास ये 3000 बर्निंग फ्लेम हो वो बंदा इतनी आसानी से नहीं मरता। और वैसे भी दाउकी कॉन्टिनेंट में कोई भी एक्सपर्ट अपना ऐसा दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा जिसके पास इस तरह की हेवनली फ्लेम हो, और वो बंदा भी इस तरह का हो कि वो उसके अटैक से बिल्कुल भी ना मरे। तो चाहे उसके अपोनेंट कितने भी खतरनाक अटैक करके उस बंदे को इंजर्ड ही क्यों न कर दे, लेकिन उसके अपोनेंट को दिन रात की नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उसे हमेशा उस बंदे से डर लगेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला। इसलिए कोई भी इस तरह के अनडेड बंदे से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। मगर इस फ्लेम को लेने का हर केस ये मतलब नहीं है कि आप समझो कि आप बिल्कुल भी नहीं मरोगे, लेकिन वो अनडेड बंदा जिसके पास ये हेवनली फ्लेम है अगर वो किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से मिल जाए जो कि उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो इस फ्लेम वाले बंदे को इजीली किल कर सकता है। वहाँ पर ये 3000 बर्निंग फ्लेम उसके किसी भी काम नहीं आएगी, और ये 3000 बर्निंग फ्लेम हार्ट की इंजरी और हेड की इंजरी को रिकवर नहीं कर सकती है। और इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने से किसी की भी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो कोई भी इस हेवनली फ्लेम को लेगा वो बहुत ज्यादा सालों तक जिएगा। अब इसके साथ ही सिनलैन एक स्माइल के साथ साजन से पूछती है कि क्या ब्रदर साहब आपको ये 3000 बर्निंग फ्लेम अच्छी लगी जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 9th नंबर पर आती है? इस पर ब्रदर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जिसके साथ ही साजन सिनलैन से कहता है कि कोई भी इंसान इस बर्निंग फ्लेम के बारे में सुनकर इसमें इंटरेस्टेड तो जरूरी होगा, मगर बाप जो भी हो ये 3000 बर्निंग फ्लेम पील टावर में है और इस रेयर हेवनली फ्लेम को प्रोटेक्ट तो जरूर ही कर रहे होंगे, और वैसे भी हमारे लिए उस हेवनली फ्लेम को लेना कहने से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इधर फर्स्ट सुकैन भी साजन की ये बात को सुनकर हमें सर हिलाते हैं और वो कहते हैं कि ये पील टावर वाकई में ही जानी मानी फैक्शन है, जो कि इवेंट के इसने इस तरह की रेयर रैंकिंग वाली हेवनली फ्लेम को पील टावर में दबा कर रखा हुआ है। और साजन तुम ठीक कह रहे हो कि इस हेवनली फ्लेम को पील टावर के हाथों से लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अगर साजन तुमने उस हेवनली फ्लेम को ले भी लिया तो तुम उस पील टावर की दुश्मनी मोल लोगे। और वैसे भी पील टावर की स्ट्रेंथ दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा है, और इवेंट के तुम्हारे मास्टर येलो भी इस पील टावर का नाम सुनकर थोड़ा बहुत घबरा जाया करते थे, और जबकि वक्त तुम्हारे मास्टर येलो को पील टावर से एक इन्विटेशन आया था तो उसको तुम्हारे टीचर ने एक्सेप्ट नहीं था किया, मगर उसे बाद में डर भी लग रहा था कि उसने पील टावर की इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब साजन अपने मास्टर के बारे में फर्स्ट सुकैन के मुंह से ये बात को सुनकर खामोश हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे समझ में आ गया था कि ये पील टावर कोई ऐसी वैसी फैक्शन नहीं है। इस पील टावर में दाउकी कॉन्टिनेंट के टॉप के एल्केमिस्ट मौजूद होते हैं, और कोई भी बड़ी फैक्शन इस पील टावर से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचती है। अब इसके साथ ही सिनलैन हंसते हुए साजन से कहती है कि बी ब्रदर साहब आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि आप में जरा सा भी एबिलिटी
कैपेसिटी होगी 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने की, तो इससे पील टावर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही आपसे वो कोई भी दुश्मनी लेंगे, क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम माना कि पील टावर ने ही डिस्कवर की थी, लेकिन वो इसको आज तक काबू में नहीं कर सके। और फिर सिनलैंड सायोन को बताती है कि मैंने सुना है ये 3000 बर्निंग फ्लेम को पील टावर ने काफी सालों पहले डिस्कवर की थी और इवन के पील टावर के टॉप के एल्केमिस्ट ने भी और एक्सपर्ट ने भी इसको रिफाइन करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की और इसको कंज्यूम करने की भी बहुत कोशिश की, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और इवन के इस फ्लेम ने उसे काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया और इस फ्लेम की रिटेलिनेशन भी बहुत ही ज्यादा थी और इस वजह से पील टावर ने इस फ्लेम को टेम्परली सील कर दिया, लेकिन वो सील ज्यादा सालों तक टिकने वाली नहीं। और इधर हम देखते हैं सायोन और फर्स्ट लॉर्ड सुकियान को, जो कि सिनलैंड की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। और फिर सिनलैंड कहती है कि जबकि वक्त पील टावर को पता चल गया कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को अभी के लिए कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता और अभी के लिए वो सेवनली फ्लेम के पास अपनी सोचने समझने की शक्ति भी आ चुकी है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने उस 3000 बर्निंग फ्लेम को सील कर दिया। और फिर उन्होंने डाउकी कॉन्टिनेंट में हर 30 साल बाद पील गैदरिंग कंपटीशन को रखा और जो भी उस पील गैदरिंग कंपटीशन को जीतेगा वही उस 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने की काबिल होगा। और इसमें भी चांसेस है कि अगर वो ऐसा कर पाए तो अब सायोन पील गैदरिंग कंपटीशन का सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकियान सायोन से कहता है कि पील गैदरिंग कंपटीशन मैंने इसके बारे में सुना है, ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड अफेयर होता है डाउकी कॉन्टिनेंट में हर 30 साल बाद और पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट से बहुत सारे जीनियसेस आते हैं इस पील गैदरिंग कंपटीशन में और जो भी इस कंपटीशन को जीतता है वो पूरे दुनिया में माना जाता है। और मुझे याद है सायोन, तुम्हारे टीचर याला ने भी इस पील गैदरिंग कंपटीशन में चैंपियन स्पोर्ट को हासिल किया था और तब के टाइम तुम्हारे टीचर याला डाउकी कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर बन गए थे। और अब सायोन अपनी टीचर की इतनी बड़ी अचीवमेंट को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे टीचर ने भी इस पील गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो इस कंपटीशन को जीता भी था। और अब फर्स्ट लॉर्ड सुकियान की ये बात को सुनकर सिनलैंड भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि यार ये सायोन का टीचर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि वो जानती थी कि सेंट्रल प्लेन में पील गैदरिंग कंपटीशन आखिर है क्या चीज। और फिर वो सोचती है कि यही बात है कि सायोन ने इतनी सी एज में इतनी ज्यादा अचीवमेंट को हासिल कर ली, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उसके टीचर की वजह से ही हुआ है। अब इसके साथ ही सायोन सिनलैंड से पूछता है कि ये हेवनली फ्लेम का लालच क्या इस पील गैदरिंग कंपटीशन के लिए ही था क्या, जिस पर सिनलैंड हमेशा हिला देती है और वो कहती है कि जब कोई भी उस पील गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 पर आ जाए तो उसको 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने का या उसको अपनी माँ बहन करने का एक मौका जरूर ही मिलता है और फिर ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो उस हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर पाएगा कि नहीं। अब इसके साथ ही सिनलैंड सायोन को पूछती है कि बिग ब्रदर सायोन, क्या आप इस चीज पर कॉन्फिडेंस है कि आप उस पील गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि आप उस पील गैदरिंग कंपटीशन को जीतकर ही आप उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर पाएंगे और इसके अलावा आपके पास उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का कोई भी दूसरा मेथड नहीं है। और अब सिनलैंड सायोन की तरफ देखकर सायोन से पूछती है कि बिग ब्रदर सायोन, क्या आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी या फिर नहीं, जिस पर सायोन एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल। और अब सायोन की ये बात को सुनकर सिनलैंड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अभी के लिए वो दिल से खुश थी और फिर वो हंसते हुए सायोन से कहती है कि तो फिर हमारा ये कोऑपरेशन हमें मुबारक हो। अब इसके साथ ही सायोन भी एक स्माइल कर देता है। अब इसके साथ ही सिनलैंड सायोन से पूछती है कि हम यहाँ से कब जा रहे हैं, क्योंकि जियानन एकेडमी से सेंट्रल प्लेन का सफर बहुत ही ज्यादा लंबा है। अब सिनलैंड की ये बात को सुनकर सायोन हंसते हुए फर्स्ट लॉर्ड सुकियान की तरफ देख करके कहता है कि अभी के लिए रुको, मुझे बर्निंग स्काई रिफाइनिंग टावर के प्रॉब्लम को भी हल करना है। और अभी सायोन दिल से चाहता था कि वो जल्दी से सेंट्रल प्लेन की तरफ मूव कर जाए, लेकिन उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे फर्स्ट लॉर्ड सुकियान की मार भी खानी पड़ेगी, इसलिए सायोन पहले तो बर्निंग स्काई रिफाइनिंग टावर का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रुक जाता है। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकियान भी सिनलैंड को इतना खुश देखकर बड़े मूड अंदाज से कहता है कि वो क्या हुआ अगर तुम्हें सायोन की हेल्प मिल रही, लेकिन इसके हेल्प से भी तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को वापस से पील टावर में एल्डरशिप नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अभी के लिए सायोन टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और माना कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट एक टॉप का एल्केमिस्ट होता है, मगर पील टावर में इससे ज्यादा हाई रैंक के एल्केमिस्ट को अच्छा माना जाता है। और तुम्हें भी इस बात का बखूबी पता है, जिस पर सिनलैंड गुस्से में चिढ़ते हुए फर्स्ट लॉर्ड सुकियान से कहती है कि तो क्या हुआ अगर ब्रदर सायोन टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, लेकिन इतने से एज में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन जाना ये बहुत बड़ी बात होती है और मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ टाइम में ही ब्रदर सायोन पील टावर में टेस्ट देने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सिनलैंड की ये बात सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुकियान सायोन की तरफ देखकर बड़े ही सिंसियर अंदाज में उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि सायोन तुम्हारे सर पर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पागल बने हुई हो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और माना कि सायोन सेंट्रल प्लेन बहुत अच्छी जगह है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और वो ऐसी जगह है जहाँ पर टॉप के फैक्शन और एक्सपर्ट्स गैदर होते हैं और अगर तुम इस तरह की जगह पर अपनी नाम बनाने में कामयाब हो गई तो तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी होना पड़ेगा, क्योंकि अब सेंट्रल प्लेन ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसा ही हो चुका है और तुम्हें वहाँ पर किसी से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना होगा। और रही बात उस पील गैदरिंग कंपटीशन की, तो ये पील गैदरिंग कंपटीशन पूरे एल्केमिस्ट वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है और माना कि सायोन तुम्हारी एल्केमी स्किल बहुत ही ज्यादा आउटर स्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी तुम्हें उस पील टावर के कंपटीशन में टॉप 10 में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब सायोन फर्स्ट लॉर्ड सुकियान की ये बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो जानता था कि पूरे बाकी कॉन्टिनेंट से उस पील गैदरिंग कंपटीशन में एक से बढ़कर एक एल्केमिस्ट जरूर आएगा और उसको सायोन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकियान सिनलैंड और सायोन से
उनसे कहता है कि अभी के लिए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम लोग जाकर रेस्ट कर लो। और हाँ साउयन, तुम सुबह आकर मुझसे मिलना, हम बर्निंग स्काई क्यूरी फैनिंग टावर का और फॉलन हार्ट फिल्म का प्रॉब्लम भी हल कर लेंगे। जिस पर सिनलैन और साउयन हाँ में सर हिलाते हैं और वो फर्स्ट लर्ड सुकैन को ग्रीट करके उस रूम से निकल जाते हैं। अब साउयन और सिनलैन के जाने के बाद फर्स्ट लर्ड सुकैन खामोशी से खुद से कहता है कि मुझे काफी साल हो गए लेकिन मैं सेंट्रल प्लेन नहीं गया, मैं उस प्लेस को काफी ज्यादा मिस भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो प्लेस जवान लोगों के नाम से जानी जाती होगी। और अब हम देखते हैं साउयन को जो कि एक रूम में बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। लेकिन अभी के लिए साउयन को फर्स्ट लर्ड सुकैन की कही हुई बातें रिमाइंड हो रही थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें सेंट्रल प्लेन में जाकर खुद को सेफ रखना होगा और किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना होगा। और अब साउयन फर्स्ट लर्ड सुकैन की इस रिमाइंड को याद करके कहता है कि हाँ उनकी बात तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे ब्लैक कॉर्नर रीजन या जामा एम्पायर की तरह सेंट्रल प्लेन में जाकर एक्ट नहीं करना चाहिए और अभी के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा डिफेंसिव टैक्टिक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना अगर मैं वहाँ पर जाकर किसी बड़े सिचुएशन में फंस गया तो फिर मैं वहाँ पर से भाग भी नहीं पाऊंगा। और अब ये सब सोचकर और कहकर साउयन वहाँ पर क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और फिर साउयन अपने स्टोरेज रिंग में से 10 फुट लंबे बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है। और अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये वही मैजिकल बीस्ट की बोन विंग्स है जो कि साउयन ने ब्लैक एम्बर सिटी के ऑक्शन हाउस से खरीदा था। और फिर साउयन और लिटिल जिया मिलकर एक रूम में उस मैजिकल बीस्ट का चीरा रन किया था और तब के वक्त ही साउयन ने उस मैजिकल बीस्ट का बोन विंग्स निकाल लिया था। और अब इधर जब साउयन उस मैजिकल बीस्ट की बोन विंग्स को निकाल कर जब उस बोन विंग्स को गौर से देखता है तो अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उस बोन विंग्स में कोई स्पिरिट इधर उधर घूम रही हो, जैसा कि उस बोन विंग्स में कोई लाइफ फोर्स हो। अब इसके साथ ही साउयन इस बोन विंग्स को देखकर कहता है कि मैं इन बोन विंग्स से स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स को अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगा और फिर हो सकता है आने वाले टाइम में ये बोन विंग्स मेरी इस छोटी सी लाइफ को सेव करने में हेल्प कर पाए। और अभी के लिए साउयन अपनी सारी प्रिपरेशन कर रहा था सेंट्रल प्लेन में जाने की, क्योंकि साउयन को डर था कि वो किसी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से वहां पर जाकर पंगा न कर बैठे और अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके पास उस बंदे से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद होगा। और ये स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स साउयन का बहुत ही बड़ा हथियार था, लड़ने के लिए नहीं बल्कि वहां से भागने के लिए। अब इसके साथ ही साउयन अपने स्टोरेज रिंग में से स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है जो कि क्वीन मेडुसा ने यंग लुआ टियान को किल करके लिया था। अब साउयन उस स्क्रोल को ओपन करके रीड करने लगता है जिसमें कि बोन विंग्स को रिफाइन करने का मेथड लिखा हुआ था। अब पूरे 1 घंटे लगाने के बाद साउयन उस स्क्रोल को रीड कर लेता है और अभी के लिए उसके सर में दर्द होने लग गया था क्योंकि साउयन को उस स्क्रोल में कुछ पॉइंट्स मिल गए थे जिनको रीड करने के बाद साउयन का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उनमें से एक पॉइंट ये था कि साउयन को अभी के लिए इन बोन विंग्स को जिनको वो रिफाइन करने वाला था तो ये बोन विंग्स जिस मैजिकल बीस्ट के उन मैजिकल बीस्ट का ऑरा रिमूव करना होगा। और अभी साउयन को इन चीजों से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि साउयन को इस चीज का अच्छे से पता था कि ये मैजिकल बीस्ट किसी भी डोजन लेवल के बराबर का मैजिकल बीस्ट था और अभी साउयन के लिए उन मैजिकल बीस्ट का ऑरा इन बोन विंग्स में से रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और वैसे भी साउयन जिस दिन इस मैजिकल बीस्ट की लाश को काट रहा था तो साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का टकराव उस मैजिकल बीस्ट की ऑरा से हुआ था जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस टाइम के लिए बिल्कुल खत्म हो गया था। और तब के वक्त साउयन को उस मैजिकल बीस्ट के ऑरा ने थोड़ी देर के लिए पोजेस भी कर लिया था। अब इधर साउयन अभी के लिए सोच रहा था कि अगर मैंने इस ऑरा का सामना किया और अगर वो ऑरा किसी तरह से मेरे पर हावी हो गया तो वो मेरे बॉडी में अपना सीट छोड़ देगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरा कैरेक्टर भी चेंज हो जाए। यानी कि साउयन बात कर रहा था कि हो सकता है कि वो बचा हुआ ऑरा भी साउयन को पूरी तरीके से अपने काबू में कर ले। अब ये सब सोचने के बाद साउयन कहता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अब इसके साथ ही साउयन उस जेट बोन विंग्स को बड़े गोड से घूरता है। अब साउयन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर उस मैजिकल बीस्ट की बोन विंग्स हवा में आ जाता है और अब साउयन इस तरह की एक्टिविटी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने जगह पर से उठ खड़ा हो जाता है। और फिर साउयन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और किसी न किसी चीज के लिए हमें स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। और अभी के लिए मैं सिर्फ इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट के जो कि कई सालों पहले मर चुका है तो इसके ऑरा से ही नहीं लड़ पाया तो मैं कल को हॉल ऑफ सोल से क्या घंटा लड़ूंगा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। और मैं एक सुंदर के क्लैन को शादी के लिए कैसे मनाऊंगा जिसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे घंटा भी नहीं पता। अब इसके साथ ही साउयन खुद से कहता है कि मुझे इन जेट बोन विंग्स में पड़े हुए उस मैजिकल बीस्ट के बाकी बचे हुए ऑरा से मुझे लड़ना ही होगा और उसे खत्म करना ही होगा। और अब साउयन कुछ हैंडसिल बनाकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लेता है और वो साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जेट बोन को हर तरफ से घेर लेती है। और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जेट बोन विंग्स के कॉन्टैक्ट में आती है तो उसके बाद ही साउयन एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। और अभी के लिए साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आसमान में खड़ी थी और फिर साउयन कहता है कि क्या यही है उस बोन विंग्स के अंदर का नजारा। और फिर साउयन कहता है कि इसका वो ऑरा कहाँ पर है। अब साउयन उस मैजिकल बीस्ट के रिमेनिंग ऑरा को ढूंढ ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्पल कलर की लाइट इकट्ठी हो जाती है और उसमें से 2 लाल कलर की बड़ी बड़ी आंखें साउयन की तरफ साउयन को घूरने लगते हैं। और अभी के लिए साउयन को इस फॉग में से ब्लोड की और नेगेटिव इमोशन की अच्छी खासी गंध आ रही थी। और जब साउयन उस गंध के कॉन्ट्रैक्ट में आया ही था लेकिन तब भी साउयन को सही से सांस लेना भी बंद हो चुका था। और इसके साथ ही साउयन कहता है कि यह अजीब सी चीज है क्या। और अभी के लिए साउयन अपनी बॉडी से वो सारी चीजें बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस डार्क एयर को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे लगातार इन्फेक्टेड किए जा रही थी। और अब साउयन को अपनी बॉडी से वो डार्क एयर को बाहर निकालता देखकर वो जो ब्रेक फोक थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एक जोरदार दहाड़ मारती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी जिससे साउयन भी काफी ज्यादा डर गया था। और फिर साउयन के स्पिरिचुअल बॉडी पर वो ग्रे फोक हर तरफ से अटैक कर देती है जो देखकर
साउयन जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है, जिससे कि साउयन उस ग्रे फोक की अटैक को रोक सके। अब अपना अटैक को रुकता देखकर वो ग्रे फोक किसी मैजिकल बीस्ट के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट हमें क्लियरली था नहीं नजर आ रहा, लेकिन हम उस मैजिकल बीस्ट की आंखें क्लियरली देख सकते थे जो कि पूरी तरह से रेड कलर की थी। और वो मैजिकल बीस्ट अभी बहुत ज्यादा गुस्से में भी था और फिर वो मैजिकल बीस्ट और उसका ऑरा जोर से दहाड़ते हुए साउयन की उस स्पिरिचुअल सील से लटकाती है और ऐसा बार बार करने से साउयन की वो स्पिरिचुअल सील भी टूट जाती है, जो देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान था। और साउयन की ये स्पिरिचुअल सील टूटने की वजह से साउयन के रियल बॉडी पर भी इसका इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि साउयन का कनेक्शन डायरेक्ट उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से था और अगर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कुछ हुआ या उसे कोई भी इंजरी हुई तो साउयन के रियल बॉडी पर भी इसका इफेक्ट होगा। अब इसके साथ ही साउयन एक लंबा सांस लेकर एक और स्पिरिचुअल सील अपने स्पिरिचुअल बॉडी के आसपास बना लेता है। अब ये देखकर वो मैजिकल बीस्ट फिर से अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके साउयन की स्पिरिचुअल बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके साथ ही वो मैजिकल बीस्ट अपना फाइनल अटैक करके साउयन की स्पिरिचुअल सील को तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी इधर बाहर साउयन सोचता है कि यार इस मैजिकल बीस्ट का ऑरा ही सिर्फ इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये मैजिकल बीस्ट आखिर क्या वाला होगी। और फिर इसके साथ ही साउयन कहता है कि ये बोनविन का बचा हुआ ये मैजिकल बीस्ट का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मेरी जगह यहाँ कोई दूसरा एक्सपर्ट होता तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जरूरी मुझसे कम होती और इतनी देर में ये मैजिकल बीस्ट का ऑरा किसी भी बंदे को इन्फेक्ट कर देता और उसके बॉडी पर अच्छे से कब्जा भी कर लिया होता। अब इधर वो मैजिकल बीस्ट का ऑरा साउयन की सील को तोड़कर फिर से साउयन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। अब ये देखकर साउयन जल्दी से डरते हुए अपनी हैंड शील्ड को चेंज कर लेता है और तभी साउयन की फॉलन हार्ट फ्लेम साउयन की उस हैंड शील्ड से निकलकर बाहर आ जाता है और वो फॉलन हार्ट फ्लेम साउयन की बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेती है। और जैसे ही उस मैजिकल बीस्ट का ऑरा साउयन के बॉडी से कंट्रैक्ट होता है तो उस मैजिकल बीस्ट के ऑरा से धुआं निकलने लगता है और अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट किसी गली के कुत्ते की तरह चीखे मारते हुए वहां से भागने लगता है। अब ये चीज देखकर साउयन बहुत ही हैरान भी हो गया था और काफी ज्यादा खुश भी हो गया था और तभी साउयन को याद आता है कि यार उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम तो किसी भी इल्यूजनरी सब्सटेंस या स्पीड को अच्छी खासी डैमेज कर सकती है और ये जो ग्रे कलर की फॉग है और ये मैजिकल बीस्ट है ये बिल्कुल स्पीड फॉर्म में ही है, इसीलिए मेरी फॉलन हार्ट फ्लेम इसको अच्छी खासी डैमेज दे पा रही है। और अब साउयन हंसते हुए उस मैजिकल बीस्ट से कहता है कि क्या तुम पहले खुश नहीं थे और मेरे स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़कर, तो अब बताओ तुम यहाँ से क्यों भागना चाह रहे हो। और फिर इसके साथ ही साउयन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को वहाँ पर हर तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से उस ग्रे कलर की फॉग मैजिकल बीस्ट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। जिसके साथ ही साउयन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पास्ट में कितने ज्यादा पावरफुल थे जबकि वक्त तुम जिंदा थे, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ एक बचे हुए हल्के से ओरा हो जिसकी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं। अब इसके साथ ही साउयन की वो फॉलन हार्ट फ्लेम आगे बढ़कर उस मैजिकल बीस्ट की ओरा को निकल लेता है और जैसे ही साउयन की वो फॉलन हार्ट फ्लेम उस मैजिकल बीस्ट की ग्रे ओरा को निकलता है और जब साउयन के बॉडी में वापस आता है तो साउयन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये ग्रे ओरा साउयन की स्पिरिचुअल फॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इससे साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ग्रो भी हो जाएगी। और अब के लिए साउयन की फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से उस ग्रे ओरा में से जितने भी नेगेटिव इमोशन थे वो सब खत्म हो चुके थे और अभी के लिए साउयन जल्दी से अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को फिर से बाहर निकाल कर वहाँ पर मधुचबी के ग्रे ओरा को निकलने के लिए उसे दे देता है और अब साउयन की वो फॉलन हार्ट फ्लेम उस ग्रे ओरा को पूरी तरह से निकल कर साउयन की बॉडी में फिर से वापस आ जाती है और साउयन की फॉलन हार्ट फ्लेम इतने सारे ग्रे ओरा को निकलने की वजह से साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रियल लगने लग गया था और ये अचीवमेंट को देखकर साउयन बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो कहता है कि अब मेरे लिए बस एक ही प्रॉब्लम रह गया है इस 9 बर्ड फ्लाइंग विंग को रिफाइन करने का। और इसके साथ ही साउयन अपनी आंखें खोल लेता है और जब साउयन रूम में उन बोन विंग्स को देखता है तो साउयन कहता है कि वाकई में ही इन बोन विंग्स की रिफाइनमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब ये कहकर साउयन अपने ग्रीन नोटोस्कोर फ्लेम को बाहर निकाल कर उस बोन विंग्स को जलाने लगता है और थोड़ी देर तक उस बोन विंग्स को जलाने के बाद साउयन उस बोन विंग्स में बची हुई थोड़ी बहुत ओरा भी पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है और उसमें से पूरी ओरा बाहर निकल जाने के बाद उस बोन विंग्स में से सिर्फ साफ एयर ही निकल रही थी और फिर साउयन उस बोन विंग्स को 1 घंटे तक अपनी हेवनली फ्लेम से और ज्यादा जलाता रहता है और एट द एंड उन बोन विंग्स में से हाई टेम्परेचर की वजह से डार्क ग्रीन कलर का लिक्विड निकलने लग गया था और उस बोन विंग्स का साइज पहले से काफी ज्यादा कम भी हो गया था और साउयन अपनी हेवनली फ्लेम से उस बोन विंग्स को और ज्यादा जलाते रहने से वो बोन विंग्स पूरी तरह से जलकर लिक्विड में बदल जाता है और जब साउयन उन बोन विंग्स को देखता है तो साउयन को वो बोन विंग्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि साउयन को वहाँ पर उस बोन विंग्स का जेट लिक्विड ही नजर आ रही थी। अब ये देखकर साउयन एक स्माइल के साथ कहता है कि मैंने इसे काफी हद तक रिफाइन कर लिया है। अब इसके साथ ही साउयन अपनी एस्ट्रोजिंग में से कुछ बोन्स को बाहर निकाल लेता है जो कि सिल्वर कलर की बोन्स थी और उन सिल्वर बोन को साउयन उस बोन विंग्स की डार्क लिक्विड पर फेंक देता है जिसको कि साउयन अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम से जला रहा था और जब वो सिल्वर बोन साउयन की हेवनली फ्लेम से टकराती है तो वो सिल्वर बोन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और वो पाउडर उस जेड बोन की लिक्विड पर गिर जाता है और ये सिल्वर बोन और कोई चीज नहीं बल्कि ये किसी मैजिकल बीस्ट की बोन थी जो कि किसी लाइटनिंग एफएनटी का मैजिकल बीस्ट था और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी और साउयन ने सिल्वर बोन अपनी हेवनली फ्लेम में इसलिए ऐड की थी ताकि वो जो बोन विंग्स बना रहा है वो और भी ज्यादा लाइटनिंग एफएनटी और विंड एफएनटी हो जाए और उसकी स्पीड काफी हद तक इन बोन विंग्स से बढ़ जाए। और अब इसके साथ ही वो जेड बोन विंग्स जो कि किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे साउयन की हेवनली फ्लेम की वजह से, तो उस जेड लिक्विड में से बबल निकल रही थी और अभी साउयन ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और साउयन की हेवनली फ्लेम उस जेड लिक्विड
लिक्विड को लगातार जलाए जा रही थी और अभी के लिए सावियन को ये सब करते हुए 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। और जब सावियन 2 दिनों बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम को रोक देता है, क्योंकि सावियन उस जेड लिक्विड को ज्यादा देर तक जलाता तो वो लिक्विड किसी राख में बदल जाता और तब के लिए सावियन को ये किसी काम का नहीं रहता। अब इसके साथ ही सावियन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हर तरफ फैलाकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस जेड लिक्विड में एंटर हो जाता है। और जब सावियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जेड लिक्विड में एंटर होता है तो सावियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा हाथ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। और अब इसके साथ ही वो जेड लिक्विड का पुल 2 बड़े बड़े जेड बोन विंग्स में बदल जाता है और उस जेड बोन विंग्स के एड्जेस पर सिल्वर कलर के थोच भी थे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब इसके साथ ही सावियन उन बोन विंग्स को बड़े गौर से देखता है, जिस पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लाइंस भी बनी हुई थी। और फिर इसके साथ ही सावियन सोचता है कि अगर मैं इन बोन विंग्स के साथ कहीं बाहर गया तो लोग ये बोन विंग्स को देखकर मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। और अब सावियन अपनी हेवनली फ्लेम से उस बोन विंग्स को हर तरफ से कवर कर लेता है और फिर सावियन अपनी मिडल फिंगर से अपना खून निकाल लेता है और वो खून सावियन अपनी हेवनली फ्लेम के साथ उन बोन विंग्स में डाल देता है। और जैसे ही सावियन का खून उस बोन विंग्स के कांटेक्ट में आता है तो सावियन की वो बोन विंग्स जल्दी से लाइट की स्पीड से सावियन की बॉडी में एंटर हो जाता है। और जैसे ही सावियन के बॉडी में वो बोन विंग्स एंटर होते हैं तो सावियन की वो पुराने वाले पर्पल क्लाउड विंग सावियन की बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो देखकर सावियन कहता है कि ये बोन विंग्स काफी ज्यादा एरोगेंट है, जो कि मेरी मर्जी के बगैर ही मेरी बॉडी में चले गए और मेरी मर्जी के बगैर ही मेरे पर्पल क्लाउड विंग को मेरी बॉडी से निकाल भी दिया। और वो बोन विंग सावियन के बॉडी में एंटर होने से सावियन के शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहे थे। अब इसके साथ ही सावियन की वो बोन विंग सावियन की पीठ से बाहर निकल आती है और ये बोन विंग्स को देखकर सावियन बहुत ज्यादा खुश था और उस बोन विंग्स में से काफी ज्यादा चमक भी निकल रही थी। अब सावियन उन बोन विंग्स को थोड़ा फरफरा कर खुद से कहता है कि लगता है कि मैंने किसी ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है। और फिर दोबारा से सावियन उन बोन विंग्स को फरफराता है और जैसे ही सावियन उन बोन विंग्स को फरफराते हैं तो हवा की सूसू की आवाज निकलती है। अब सावियन अपनी सारी एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद वापस से उस बोन विंग्स को रख लेता है और अभी के लिए सावियन बहुत ज्यादा खुश था कि आज उसने सक्सेसफुली किसी ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है। और अब सावियन खुशी के माहौल को साइड करके लोनिया बात के बारे में सोचने लगता है और वो यंग लुआटियन के बारे में सोचते हुए कहता है कि शुक्र है उस दिन क्वीन मेडुसा ने यंग लुआटियन को इजीली किल कर दिया, जबकि वक्त यंग लुआटियन लोनिया के साथ मजे लेने में व्यस्त था। और अगर क्वीन मेडुसा ने उस दिन यंग लुआटियन को इजीली किल ना किया होता तो आज ये स्काई बॉर्ड 9 फ्लाइंग विंग टेक्निक मेरे हाथों में ना होती। और सावियन क्वीन मेडुसा की तारीफ करते करते क्वीन मेडुसा के बारे में भी सोचने लगता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। अब इसके साथ ही सावियन उस सोच से बाहर निकल कर कहता है कि मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से पंगा कर बैठूं और जिसे मैं हरा ना सकूं तो मैं उससे बचकर इजीली भाग सकता हूँ। और इवन के इन बोन विंग्स के साथ मैं और मेरी स्पीड किसी भी स्ट्रॉन्ग डोजोन लेवल के बराबर के हो सकती है। अब ये कहते हुए सावियन अपनी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर जल्दी से खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए। जिस पर सावियन भी लिटिल फेई डॉक्टर को इतना खुश देखकर कहता है कि तुम्हें क्या इनर एकेडमी पसंद आई, जिसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर एक स्माइल के साथ कहती है कि हाँ मुझे ये इनर एकेडमी और इसकी एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा पसंद आए, क्योंकि सावियन लिटिल फेई डॉक्टर के लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता था कि लिटिल फेई डॉक्टर हमेशा से ही इतनी ज्यादा जालिम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा भोली भाली अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी वो फुल बिजनेस बॉडी की वजह से उसकी कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये शुक्र की बात है कि लिटिल फेई डॉक्टर को ये इनर एकेडमी की एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा पसंद आया। अब इसके साथ ही सावियन लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता है कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ, अभी तुम्हारी वो फुल बिजनेस बॉडी कैसी है, क्या तुम्हें अपनी वो फुल बिजनेस बॉडी पर कंट्रोल है भी या नहीं। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि अभी के लिए मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात तो कहना भूल ही गया था। जिस पर सावियन एक स्माइल के साथ कहता है कि आखिर तुम मुझे क्या कहना भूल गए थे। जिसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था कि क्योंकि ये वीडियो खत्म हो रहा है तो इसलिए तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा था। जिस पर सावियन कहता है कि वो तेरी की मैं तो ये भूल ही गया था। अगर वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ड्रेस यू खाओ और मस्त रहो।